उत्तराखंड में एक बार फिर चार धाम यात्रा सुचारू होने के बाद चारों धाम में यात्रियों की संख्या में हुआ इजाफा। उत्तराखंड में आए आपदा के चलते यात्रियों की संख्या में कमी आ गई थी, लेकिन यात्रा मार्ग मुल्क खुल जाने के बाद श्रद्धालुओं का आना हुआ फिर से शुरू। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। सीएम ने आपदा पीड़ितों से की मुलाकात। सीएम ने आपदा पीड़ितों का मदद दिलाने का दिया भरोसा। सीएम धामी ने पीएम मोदी की तरफ से देशवासियों को संबोधित मन की बात को सुना। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। देहरादून में अंतर्राज्यीय जलवायु कार्रवाई दिवस और आजादी का अमृत महोत्सव समारोह बनाया गया। इको टास्क फोर्स की तरफ से पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत साइकिल रैली का किया गया आयोजन। और भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर अलर्ट मोड पर है देहरादून पुलिस। मैच को देखते हुए देहरादून पुलिस ने संवेदनशील थानों में एडिशनल फोर्स को बढ़ाया। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड से निकलकर सामने आई है। आपको बताएं कि प्रदेश में पर्वतारोहण के लिए बनेगी एसओपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने निर्देश दिए हैं। जल्द ही नई गाइडलाइंस को भी लागू करने के जो निर्देश हैं वो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दे दिए हैं। नई गाइडलाइंस को जल्द ही लागू किया जाएगा उत्तराखंड में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में पर्वतारोहण के लिए एक एसओपी बनने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बताएं कि पीएम मोदी ने मन की बात की है और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये निकलकर सामने आई कि बागेश्वर जिले की पूनम से भी पीएम मोदी ने बात की है। आपको बताएं कि जिले में 100% टीकाकरण की बधाई पीएम मोदी ने दी है मन की बात कार्यक्रम के दौरान। हेल्थ वर्कर्स की भूमिका की भी सराहना जो है वो पीएम मोदी ने की है। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में एक बार फिर से चार धाम यात्रा सुचारू होने के बाद चारों धामों में यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अकेले केदारनाथ में करीब 10,000 यात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए रोज पहुंच रहे हैं। इसी तरह गंगोत्री और यमुनोत्री और बद्रीनाथ में भी श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आपको ये बता दें कि 17 और 18 अक्टूबर को आई भारी बारिश के बाद यात्रियों की संख्या में काफी कमी आ गई थी, लेकिन 22 अक्टूबर से यात्रा मार्ग खुल जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। ऐसे में चारों धाम में यात्रियों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। यात्रा के लिए बहुत कम समय बचा है, इसलिए यात्री देश के कोने कोने से चारों धाम में दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धाम में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि फिलहाल यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करवा दी गई है, सभी सड़कों को खोल दिया गया है। अब यात्री सुगमता के साथ चार धाम यात्रा पर आ सकते हैं। सतपाल महाराज ने आगे कहा कि यात्रियों ने सरकार के प्रति जो भरोसा दिलाया है वो बेहद ही अच्छा है। केदारनाथ पे काफ़ी क्राउड देखा गया। हेली सेवाओं सहित जो है वहाँ 10,885 के करीब जो है लोग थे, तो काफ़ी संख्या में लोग वहाँ उपस्थित थे। और बद्रीनाथ के अंदर 2,830 की संख्या रही, गंगोत्री में 1,400 की संख्या रही,
यमुनोत्री के अंदर 1593 की संख्या रही। और आज की जो सूचना हमारे पास है, बद्रीनाथ के अंदर 5000 व्यक्तियों की है, केदारनाथ में 4000 व्यक्तियों की है, गंगोत्री में 1200 व्यक्तियों की है, यमुनोत्री में 1500 व्यक्तियों की है। तो वहीं प्रदेश में बीते दिनों आई भारी आपदा ने पूरी तरह से जनजीवन को अब अस्त व्यस्त कर दिया है। इसी बीच अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर रहकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। आपको ये बता दें कि सीएम लगातार प्रदेश के आपदाग्रस्त जिलों में जाकर स्थानीय लोगों से मुलाकात कर आपदा राहत बचाव कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करने वो देहरादून पहुंचे, जहां सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में हालात सामान्य होते जा रहे हैं और राहत कार्य भी तेजी के साथ चलाया जा रहा है। सीएम ने आगे कहा कि सभी जिलों के प्रभारी मंत्री लगातार हालात पर अब नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता भी लोगों तक राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि जल्द ही आपदा की स्थिति सामान्य हो जाएगी। स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं और हम लोगों की पूरी सरकार ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है सारे कामों को देख रही है। मैं स्वयं जा रहा हूँ, सभी मंत्रीगण जा रहे हैं, हमारे सब विधायकगण जा रहे हैं, संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी समेत पूरी टीम लगी हुई है। जहाँ भी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। सर, अहेतुक राशि जो है बढ़ाने की बात भी कही गई है, उसको 3800 रुपये जो भी दी जाती है, उस बारे में हम लोग अभी आकलन कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में पीएम मोदी की तरफ से देशवासियों को संबोधित कर मन की बात को सुना। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत, स्वामी यतीश्वरानंद और मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने मन की बात में उत्तराखंड में 100% कोविड टीकाकरण की प्रथम डोज लगाने पर उत्तराखंड सरकार की सराहना भी की है। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री ने बागेश्वर जनपद की हेल्थ वर्कर्स श्रीमती पूनम नौटियाल से बात की। श्रीमती पूनम नौटियाल ने कहा कि हमने अपने क्षेत्र में लोगों को कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूनम नौटियाल के कार्यों की प्रशंसा की और साथ ही मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात हम सभी को देश हित और समाज हित में सोचने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री जी ने एक अभिभावक की तरह मार्गदर्शन किया है और साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तराखंड वासियों के लिए सम्मान की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने राज्य के हेल्थ वर्कर्स पूनम नौटियाल से बात की है। इस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी 5 नवंबर केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मोदी केदारनाथ पहुंचेंगे। 5 नवंबर को आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल पर भी जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 6 नवंबर को सुबह 8 बजे बंद होंगे केदारनाथ के कपाट और उससे पहले 5 तारीख को पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। स्थल का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। आपको बताएं कि 6 तारीख को जो केदारनाथ के कपाट हैं वो बंद हो जाएंगे और इसलिए पीएम मोदी जो हैं 5 तारीख को ही केदारनाथ पहुंचेंगे। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई दिवस और आजादी का अमृत महोत्सव समारोह को मनाया गया है। इस दौरान एक इको टास्क फोर्स की तरफ से पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जनता के बीच पर्यावरण के मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक आउटरीच पीजीएम के हिस्से के रूप में इको टास्क फोर्स की इकाई ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई दिवस और आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया है। इस दौरान ब्रिगेडियर अनिब्रान दत्ता एसएम स्टेशन कमांडर ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। रैली में सेना के जवानों, एनसीसी कैंडिडेट्स और स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग भी किया। साइकिल रैली से पहले इको टास्क फोर्स के मुख्यालय पर पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण देखभाल और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संकल्प लिया। आज की साइकिल रैली
127 इको टास्क फोर्स, एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर देहरादून और उत्तराखंड सब एरिया के द्वारा आयोजित की गई। ये रैली का मकसद वर्ल्ड क्लाइमेट डे के बारे में जनता और पब्लिक में इसकी अवेयरनेस फैलाना है। तो वहीं भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर देहरादून पुलिस अब जो है अलर्ट मोड पर आ गई है। मैच को देखते हुए देहरादून पुलिस ने संवेदनशील थानों में एडिशनल फोर्स को तैनात कर दिया है और साथ ही पीएससी का डिपार्टमेंट भी तैयार किया गया है। सभी स्थितियों पर खुद आला अधिकारियों की तरफ से नजर रखी जा रही है। वहीं देहरादून के एसएसपी जन्मय खंडूरी ने कहा कि सभी सीओ को अपने क्षेत्र में गश्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। एसएसपी ने कहा कि हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आपको ये बता दें कि आज T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है, जिसके चलते पुलिस संवेदनशील इलाकों पर खास तौर पर नजर रख रही है। पता है कि भारत और पाकिस्तान का मैच है। भारत और पाकिस्तान का मैच हमेशा से संवेदनशील रहता है, तो इसके लिए हमारे द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस दौरान वो अपने एरिया में भ्रमण करते रहेंगे, गश्त करते रहेंगे। इसके अलावा सभी थानों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। अगर कोई हुड़दंग करता है तो उसको डील करने के लिए भी उनको निर्देशित किया गया है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और आपदा मंत्री धन सिंह रावत धारचूला पहुंचे। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी किया, जिसके बाद सीएम ने आपदा में मृतकों के परिवारों से मिलकर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान सीएम ने दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का शोक व्यक्त भी किया। सीएम ने आगे कहा कि सरकार उनकी पीड़ा को समझती है और इस मुश्किल घड़ी में सरकार पीड़ितों और आम जनमानस के साथ खड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की तरफ से पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। साथ ही सीएम ने 12 परिवार को 23,07,700 रुपए की राहत राशि के चेक भी दिए हैं। तो वहीं सीएम ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि जनपद में सभी आपदा प्रभावितों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की कार्रवाई पूरी की जाए। इसके बाद सीएम ने पर्यटक आवास गृह मानस में समस्त अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य में लापरवाही न बरती जाए और राहत और बचाव की कार्य में तेजी से काम किया जाए। साथ ही सीएम ने निर्देश दिए कि जल्द ही आपदा प्रभावित इलाकों में राशन व्यवस्था समेत मूलभूत आवश्यकताओं की जो व्यवस्था है वो करवाई जाए। जल्दी जनजीवन सामान्य और इसको लेकर मैं और हमारे आपदा प्रबंधन मंत्री जी हम लोग लगातार पूरे उत्तराखंड के जगह जगह के भ्रमण पर हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे दिनेशपुर पहुंचे, जहां पंचायत सभागार में बैठक की गई। इस दौरान पंचायत सभागार में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के उपस्थिति में सैकड़ों आपदा पीड़ित परिवारों को राहत चेक बांटे गए। आपको बता दें कि तेज बारिश के चलते लोगों के घर में घुसा पानी के नुकसान के चलते 3800 रुपए पीड़ित हर परिवार को शासन स्तर पर दिए जाने का आदेश जो है वो पारित हुआ है, जिसका कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की तरफ से सैकड़ों परिवारों को 3800 रुपए का चेक जो है वो बांटा गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि तत्काल रूप से नुकसान हुए परिवारों को 3800 रुपए का चेक दिया जाए और साथ ही किसानों का फसल जो खराब हुई है उस पर भी अब सर्वे कराया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि बहुत जल्द ही किसानों का नुकसान भी अब पूरा कर दिया जाएगा। आपदा का ये राहत कोष का चेक है और भगवान की बड़ी कृपा है कि अतिवृष्टि हुई है। इस अतिवृष्टि में भी हमारे यहाँ जनहानि नहीं हुई, हम भगवान का धन्यवाद देते हैं। और जिनका लाखों करोड़ों में नुकसान हुआ है उसके लिए सर्वे की हमारी टीमें बन चुकी हैं और वो समीक्षा कर रही हैं। तो वहीं गढ़वाल के छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए जाने पर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र और नेताओं में
आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने विरोध जताते हुए विश्वविद्यालय गेट के सामने विवि प्रशासन का पुतला दहन किया है। छात्र नेताओं ने कहा कि किसी भी कीमत पर छात्र संघ चुनाव की परंपरा को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही छात्रों ने कहा कि लिंग 2 कमेटी की सिफारिश के अनुसार जल्द चुनाव होने चाहिए। विवि के तमाम अधिकारी सीबीआई के जांच के दायरे में हैं। ऐसे में अधिकारी बचने के लिए छात्र संघ चुनाव नहीं कराकर छात्र परिषद का गठन करने में विचार कर रहे हैं। अगर जल्द से विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव कराए जाने का निर्णय नहीं लिया जाता है तो छात्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। ने जो है आज अधिष्ठाता छात्र कल्याण जो डीएसडब्ल्यू हमारे हैं प्रोफेसर पीएस राणा जी, उनका जो है पुतला दहन किया गया। और वो इसलिए किया गया कि अभी कुछ दिन पहले उनका जो है अखबार में एक बयान आता है कि छात्र संघ चुनाव को जो है अब नहीं कराया जाएगा और इसके बदले जो है छात्र परिषद बनाया जाएगा। तो ऐसे में हम लोगों का कहने का मतलब ये है कि ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर वर्तमान समय में सीबीआई की जाँच में जो लोग लिप्त हैं, ऐसे अधिकारियों को क्या हक है और कौन से नियम के तहत माननीय कुलपति महोदय ने जो है अभी तक उनको उनके पद पे रखा है। तो वहीं खटीमा में वन निगम के डीओ रमीराम अधिकारी का आक्रोशित लकड़ी के ठेकेदारों ने घेराव कर जब्त की हुई लाखों की बेशकीमती लकड़ी को कौड़ी के भाव बेचकर राजस्व की भारी क्षति करने का गंभीर आरोप लगाया है। आपको ये बता दें कि वन विभाग खटीमा रेंज में जब्ती की 26 नग सागौन और 12 नग साल के हैं। उसे वन विभाग के माध्यम से कौड़ियों के भाव में नीलाम किया गया है, जिसकी भनक लगते ही नगर निगम के लकड़ी ठेकेदारों में अब आक्रोश फैल गया है। ठेकेदारों का एक आरोप है कि बिना सेल लिस्ट जारी किए बेशकीमती लकड़ी को नीलाम कर दिया गया। तो वहीं लकड़ी ठेकेदार मुकुंदी मित्तल ने कहा कि सीवन के लाठ की नीलामी के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं दी गई और न ही कोई सेल लिस्ट जो है वो जारी की गई। नीलामी हॉल के अंदर हम लोग सारे ठेकेदार जो मंडी के हैं 4 बजे तक यहाँ उपस्थित थे। हमें सीवन के बारे में जो लाट रखी गई उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, ना ही कोई हमें पेपर मिला। जबकि ऑक्शन होने से पहले हमें लिस्ट मिलती है, लिस्ट जारी होती है कि साहब ये इस समय ऑक्शन होने वाला है। हमें कोई ना ऑक्शन की जानकारी कुछ नहीं। आज हमें गोपनीय सूत्र से मालूम चला कि वो 26 नग की लाट जो विवादित थी वो मतलब अपने मूल से भी कहीं कम कल हुआ सर 22 तारीख को 22/10 को नीलाम हुआ था। उसमें किलपुरा के रेंजर आए थे और हमारे डीएसएम साहब इन लोगों ने नीलाम किया। तो कितनी लॉटें का नीलामीकरण किया गया? केवल एक लॉट है 123। तो उसके जो है पेपर क्या मौके पर आपके पास मौजूद हैं कि जो सेल के पेपर बनाए जाते हैं वो आपके पास मौजूद हैं? पेपर तो सेल लिस्ट नहीं है हमारे पास। तो आप बिना सेल लिस्ट कैसे जो है विभाग ने नीलाम कर दिया? ये तो अब किलपुरा रेंजर ऑफिस जाना है वो जाना है। तो वहीं विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान विधायक ने अपने 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई हैं और साथ ही विधायक ने कहा कि इतना बजट राज्य गठन के बाद से अब तक नहीं आया जितना 4.5 साल के कार्यकाल में आया। विधायक ने कहा कि इस क्षेत्र में सारा धन विकास की योजनाओं पर लग रहा है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्रवासियों की सबसे बड़ी मांग पुल निर्माण को देखते हुए 56 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो है वो मिली है। इससे यमुना, नवा घाट और शीतला नदी पर बड़े पुलों का निर्माण जो है वो चल रहा है। और साथ ही विधायक ने आगे कहा कि 65 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजना निर्माणधीन है। विकास नगर विधानसभा में करीब 125 करोड़ रुपए की योजना पर अब जो है काम चल रहा है। मुद्दे से बहुत समय बाद मौका मिला तो आप लोगों को विकास नगर विधानसभा में जो मैं ये कह रहा हूं जितने वायदे मैंने चुनाव में किए, जितने वायदे किए, उसमें से एक काम को छोड़ करके जो मैंने अपने जबान से भी गिनाया उसके कारण भी बताए। जो विकास नगर में सीवर लाइन की व्यवस्था थी उसको छोड़ करके बाकी 100% कामों को मैंने पूरा कर दिया और कुछ कामों को जितना कहा था उसका दुगुना किया।
इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करेंगे जो हल्द्वानी से निकलकर सामने आई है। आपको बताएं कि हल्द्वानी में बही थी गौला पुल की अप्रोच रोड। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी में जो बही थी गौला पुल की अप्रोच रोड और निरीक्षण करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपदा के दौरान अप्रोच रोड का कटान जो है वो अब शुरू हो गया था। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जो है वो अब नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रही है। ऐसे में पौड़ी जनपद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भी कुछ तनातनी नजर आ रही है, जो पौड़ी में सीएम धामी के दौरे के दौरान साफ साफ दिखाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं को सीएम के कार्यक्रम से दूर भी रखा गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। आलम यह है कि कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनमें जिले के कुछ बीजेपी नेताओं के लिए खास तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पौड़ी में बीजेपी नेताओं की अनदेखी कहीं 2022 के चुनाव में महंगी न पड़ जाए। तो वहीं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भी सीएम के कार्यक्रम से दूर रखा गया है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री से मिलने की उम्मीद में कार्यक्रम स्थल में डटे रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं को सीएम से नहीं मिलने दिया गया। आपको बता दें कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही सभी राजनीतिक दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। ऐसे में सीएम धामी ने चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया है और साथ ही सीएम ने लोगों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिलाया है। तो वहीं 18 से 19 नवंबर को आई आपदा ने उत्तराखंड में भारी तबाही मचाई है, जिसमें जानमाल की भारी हानि हुई है। जनपद उधम सिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक में कैलाश नदी में आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ। इस संबंध में पूर्व विधायक जो है वो लगातार ज्ञापन में जो है वो भेजा गया और अब कई एकड़ जमीन जो है कि धान जो है वो खराब हो गई, सब्जी उत्पादकों की सब्जियां भी खराब हो गई, सैकड़ों कच्चे घर जो थे वो जलमग्न हो गए और कई इलाकों में इसका भारी नुकसान हुआ। इस ज्ञापन में उप जिलाधिकारी से निवेदन किया गया कि क्षेत्र में ज्ञापन को देखते हुए किसानों को 70% एकड़ के अनुसार जो है मुआवजा दिया जाए। आपको बताएं कि उत्तराखंड में कई दिनों से बाढ़ का जो कहर है उत्तराखंड में आ रहा है और भारी नुकसान उत्तराखंड में हुआ है। अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है। 18 और 19 तारीख को मूसलाधार बारिश हमारे क्षेत्र में हुई है और जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो धान फसल और घरों का नुकसान हुआ है, उसी के प्रति उचित मुआवजा देने की हम मांग कर रहे हैं शासन से कि जो प्रभावित लोग हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। इसी प्रति हमारे आज कांग्रेस कार्यकर्ता सब इकट्ठे हुए और महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने एसडीएम महोदय द्वारा एक ज्ञापन दिया। तो वहीं सितारगंज में प्रशासन को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको ये बताएं कि प्रशासन ने संयुक्त रूप से टीम बनाकर भुल्लर कॉलोनी में आतिशबाजी के गोदाम में छापेमारी की है। इस दौरान वहां भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने गोदाम को सील कर दिया है। छापेमारी से अवैध रूप से पटाखों का भंडारण करने वालों में हड़कंप मच गया है। आपको ये बता दें कि ये छापेमारी तहसीलदार सुरेंद्र चंद बुदलाकोटी ने क्षेत्र के लोगों से की शिकायत पर की है। तो वहीं इस पूरे मामले में तहसीलदार का ये कहना है कि पटाखे अवैध हैं या नहीं, इसकी जांच अब की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब जांच और जो कार्रवाई है वो की जा रही है। द्वारा ये शिकायत आएगी, यहाँ पे डेली ड्रामा होता है और ये सब एक में पटाखे बरामद हुए हैं, दूसरे वगैरह अगर खुलेगी तो उसमें शराब बरामद होगी। वो तो है ही नहीं, एसडीएम महोदय कुछ गई थी। यहाँ पे जो है पटाखों का गोदाम है और उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आए थे। हमने पुलिस विभाग के सहयोग से दुकान खुलवाई गई तो उसमें पटाखे पाए गए, तो जिनके संबंध में जो है दुकान मालिक कोई कागजात उनके द्वारा तो उपलब्ध प्रस्तुत नहीं किए गए, जहाँ जो उनकी सामग्री को दुकान के जो धनधामी जो है उनकी सूचना दे दिया गया।
2 साल से लगातार चल रहे कोरोना संक्रमण के बाद अब बाजारों में करवा चौथ की रौनक वापस लौट आई है। महिलाओं में करवा चौथ को लेकर काफी उत्साह देखा गया। महिलाएं बाजार में करवा चौथ के लिए पूजा का सामान खरीदने पहुंच रही है और साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं मेहंदी लगवाने पहुंच रही है, जिससे मेहंदी आर्टिस्टों के चेहरे पर भी अब खुशी नजर आ रही है। करवा चौथ के त्यौहार से बाजारों में रौनक लौट आई है। त्योहारों पर व्रत रखने वाली महिलाएं बाजारों में जमकर खरीदारी कर रही है। महिलाओं के हाथों पर अलग अलग डिजाइन की खूबसूरत मेहंदी भी अब लगनी शुरू हो गई है। मुख्य रूप से घाट रोड, झंडा चौक और मेन बाजार में काफी हलचल पहले से ज्यादा देखने को मिल रही है। नजारा देखकर ये कहा जा सकता है कि कोरोना काल के दौरान 2 साल से जो त्योहारों पर रंगत फीकी दिखाई दे रही थी, उसमें अब फिर से चमक आनी शुरू हो गई है। महिलाओं का कहना है कि इस साल करवा चौथ के दिन व्रत रखने के दौरान आसानी से घाटों पर मां गंगा के दर्शन करने का सौभाग्य जो है वो फिर से प्राप्त होगा। साल से तो हमारा काम बिल्कुल ही ठप था, क्योंकि 2 गज की दूरी मास्क जरूर बना रहा था, तो इसलिए बहुत डर रहे इंसान ना। तो इस बार क्या 2 साल बाद इस बार बहुत अच्छा रस रहा है। जैसे मतलब 2019 में था हमारे पास रस, उस टाइप से बिल्कुल पूरा रस रहा है इस बार करवा चौथ का। और कम से कम अभी तक 200-250 महिला को हम मेहंदी लगा चुके हैं। इस बार करवा चौथ पे ये नए डिज़ाइन ये बन रहे हैं, मतलब दूल्हा दुल्हन बनवा रहे हैं लोग ना इस बार। और छन्नी वाले डिज़ाइन होते हैं जो जिसमें चांद वगैरह होते हैं, वो सब बनवा रहे हैं। 2 साल से करवा चौथ का मज़ा बिल्कुल फीका था। इस बार करवा चौथ आया है, बाज़ारों में भीड़ है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी मेहंदी लगाई है। मेरे हस्बैंड तो यहाँ है नहीं, बट तभी भी पास रखा है। उन पे फ़ोन पे बात करके अपना पास तोड़ूंगी मैं। किसके साथ आए हुए? मैं अपनी दीदी के साथ आई हूँ, हस्बैंड की सिस्टर इन लॉ के साथ आई हूँ। मेहंदी बहुत शुभ मानी जाती है। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से कोई भीड़ दिखाई नहीं दे रही थी। इस साल काफ़ी अच्छा लग रहा है, भीड़ भी है और लोग भी है लगाने वाले अवेलेबल। काफ़ी अच्छा लगता है मेहंदी लगवा के। तो बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल, कांग्रेस के नेता यशपाल आर्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने सुंदरखाल के प्रधान चंदर राम से मुलाकात की, जिसमें प्रधान ने कांग्रेस के वरिष्ठ जनों से एक स्वर में गांव के विस्थापना की बात की। इस दौरान हाल ही में कांग्रेस पार्टी में घर वापसी किए यशपाल आर्य ने बीजेपी पर अब निशाना साधा है और साथ ही यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे फिर पार्टी में सम्मान देते हुए शामिल किया, जिसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। कई स्थानों पर प्राकृतिक आपदा ने न केवल मानव क्षति पहुंचाई है, उसके साथ फसलें तबाह कर दी हैं, घर गृहस्थी तबाह कर दी है, लोगों के मकान टूट गए हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया है। आज ये बड़ा सवाल है कि उनको कैसे मदद पहुंचे। लगभग 40-42 साल जिंदगी के कांग्रेस परिवार में रहा, 40 साल, और सब कुछ कांग्रेस में पार्टी में रहकर अपने को समृद्ध भाव से काम करता रहा। ये कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अविभाजित उत्तर प्रदेश। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना है, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।